गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। वापस से हम एक बार सिलेबस पे आते हैं। लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था क्रोमोसोम वॉकिंग, जो हम यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे, जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको वन बाय वन समझा पाऊँ कि कौन सा टॉपिक किस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो बोलते हैं आनुवांशिक रूपांतरण। आनुवांशिक रूपांतरण आपने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में 3 प्रकार से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन पाया जाता है, जिसमें से पहला हम पढ़ते हैं रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है कॉन्जुगेशन, जिसको हम संयुग्मन बोलते हैं, और एक होता है ट्रांसडक्शन, जिसको हम पारक्रमण बोलते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। यहाँ पे हम जीवाणु की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जनरल टर्म में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरित करना, जेनेटिक मतलब जीन को कैसे करेंगे। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए, इस परिभाषा में सिर्फ 3 भाग है। पहला है कि यह एक प्रोसेस है जिसके अंतर क्या किया जाता है, फॉरेन जीन को किसी फॉरेन जीन मतलब ऐसा जीन जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नहीं है, उसका भाग नहीं है, किसी और का है। तो किसी फॉरेन जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस मतलब अंदर प्रवेशित करवाया जाता है, और साथ में एक्सप्रेस उसको अभिव्यक्त भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने केवल जीन ट्रांसफ़र तो कर दिया पर उस जीन को कुछ काम कर नहीं रहा। जीन कैसे काम करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करके काम करता है। कैसे अभिव्यक्त करता है, वह अभिव्यक्त करता है किसके द्वारा, अनुलेखन और अनुवादन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा। तो यहाँ पे किसी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाना और साथ में उसका एक्सप्रेशन करवाना, मतलब उसका अनुलेखन अनुवादन करवाना, इसे हम कहते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सी एक परिभाषा है जिसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के आगे एक टॉपिक दे रखा था क्योंकि मैंने इसको इसलिए ऐड कर दिया ताकि आप समझ पाएँ कि इसको इससे लिंक कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायो मतलब बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब जीवित लोगों में, एक्टिव मॉलिक्यूल जो कि वहाँ पे काम आते हैं, सजीवों में काम आने वाले मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। कंप्राइज मैनी सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग ग्रोथ फैक्टर्स, एंटीजेनिक फैक्टर्स, साइटोकाइन, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स है, siRNA, कुछ ड्रग्स हैं जो कि क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स। बायोएक्टिव कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैव एक्शंस इन द बॉडी दैट मे प्रमोट गुड हेल्थ। ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली दो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आगे हम बढ़ेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। वह दो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एग्जिबिटिंग थेरेपेटिक, प्रिवेंटिंग, टॉक्सिकोलॉजिकल एंड इम्यूनोस्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली अगर मैं इसको संक्षिप्त में समझाऊँ आपको, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको इतना समझना है कि बायोएक्टिव कंपाउंड्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सजीवों के लिए, सजीवों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इसके साथ में ऐड करते हैं, इसे हम लिंक कर सकते हैं। हम अभी आज बात करेंगे सिर्फ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द मतलब रूपांतरण। रूपांतरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा था जीवाणु में जो रूपांतरण होता है, उसमें ग्रिफिथ ने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद है। जहाँ पे उसने देखा था कि कुछ 2 प्रकार के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया था। बैक्टीरिया कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। एक था स्मूथ वॉल और एक था रफ वाला। एस सेल्स जो होती हैं वो कि चूहों को मार देती है, लेकिन जो रफ होते हैं, आर मतलब रफ सेल्स जो होती हैं बैक्टीरिया की, वो चूहों को नहीं मारती। उन्होंने क्या किया था कि जो
एस सेल से उनको पहले हीट किल्ड किया, उसके बाद में चूहे में इंजेक्ट किया। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने इसे गर्म किया एस सेल्स को, उसके बाद में जब उसने चूहों में इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं मरा। इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई एस सेल्स तो डेड हो जाती है गर्म करने के बाद में। लेकिन उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जो यहाँ सबसे लास्ट में दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब एस सेल मतलब ऐसी सेल्स जो कि मारती हैं चूहों को, किलर सेल्स जो होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की, उसको उन्होंने गर्म तो कर लिया, पर गर्म करने के बाद में उन्होंने क्या कर दिया, लिविंग आर सेल्स मतलब जो कि नॉन किलिंग है उनके साथ में मिक्स कर दिया। देखिए आप, डेड बॉडीज जो थी एस सेल्स की उसको अपने लिविंग आर सेल्स के साथ में मिक्स कर दिया। तब उन्होंने देखा कि ये जो लिविंग आर सेल्स है ये भी किसको, चूहों को मारने लग गई। तो उन्होंने ये पता लगाया कि ऐसा कोई ना कोई डीएन जो भी हेरिटेबल मटेरियल होता है इन डेड एस सेल्स के अंदर, उनको नहीं पता था कि डीएनए होता है क्या होता है, कुछ ऐसा होता है इन डेड एस सेल्स में जो कि लिविंग मतलब जीवित आर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जिसके कारण ये जो आर सेल जो कि चूहों को नहीं मारती थी या फिर जो कि वायरुलेंट नहीं थी वो भी चूहों को मारने लग गई। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको जो नाम दिया इस प्रक्रिया को जिसके द्वारा कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, एस सेल से आर सेल्स में, इसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। तो सबसे पहले हमने बात की ग्रिफिथ की। इसके बाद में 1944 में हमने देखा 1944 में एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी, ये तीन नाम है जो आप जानते हैं अच्छे से। इन्होंने डिटेल में बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ग्रिफिथ को नहीं पता था कि डीएनए होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने बताया कि यह डीएनए होता है। देन ट्रांसफॉर्मेशन थी तो हो गई जनरल चीज़, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं जीन अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ की स्टेप इन डीएनए क्लोनिंग। कैसे? नॉट ऑल बैक्टीरिया आर एबल टू कैरी आउट ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली कॉम्पिटेंट सेल्स। अभी आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है। देखिए बेटा, जितना आप समझ चुके हैं अब तक जीन अभियान से, क्योंकि उसका इतना आप समझ चुके हैं कि कोई फॉरेन जीन को हम वेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वेक्टर को हम किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यदि आप उस फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए किसी दूसरे होस्ट में, तो इसे उसके बिना आप कैसे कर सकते हैं जीन क्लोनिंग। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डीएनए क्लोनिंग या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। दूसरी बात यह है कि सामान्यतः जो आपने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है वह केवल कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है जो कि होती है कॉम्पिटेंट। हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रेडी, या फॉरेन जीन को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा जो तैयार रहती हैं सेल्स, उनको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स। तो यह सारे जीवाणुओं में नहीं पाया जाता, सामान्यतः यह न्यूमोकोकस हो गया या बैसिलस, हीमोफिलस आदि बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो अगर हमको ई कोलाई में करवाना है ट्रांसफॉर्मेशन तो वो नेचुरली नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वही हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये देखिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हमें दो बैक्टीरिया को बिल्कुल टच करना, दो जीवाणु की कोशिकाओं को बिल्कुल टच करना पड़े। Living bacterial cells import a strand of DNA that another bacterium released into the environment when it died. ये हम पढ़ चुके हैं कि जब एस सेल्स मर गया था तो उसने अपना डीएनए रिलीज करके और आर सेल्स जो थी जीवाणु की उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। ओनली कॉम्पिटेंट सेल्स विथ कॉम्पिटेंस फैक्टर कैन डू इट। मैंने आपको बता चुकी हूँ आपको कि केवल वही जीवाणु ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि कॉम्पिटेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुकी हूँ। Facilitate the binding of DNA fragment to the bacterial cell surface, the uptake of DNA into the cytoplasm। ये आगे बताया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ इतना होता है कि डीएनए का जो खंड है वह बैक्टीरिया की सरफेस, ये जो हम चारों बिंदु डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये चारों बिंदु है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ जीवाणु से संबंधित है। इसे हम बाद में बताएंगे कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लिया जाता है। तो कॉम्पिटेंट सेल्स जो भी कॉम्पिटेंट जीवाणु होते हैं उनकी सरफेस पे आगे कोई डीएनए का खंड अटैच हो जाता है और बाद में उस डीएनए को जीवाणु द्वारा अपने अंदर अंतर्निहित या अंदर ले लिया जाता है और फाइनली वह उस जीवाणु के डीएनए के साथ में अटैच हो जाता है। ये तो बात हुई बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण भी दे रखा है डायग्राम के द्वारा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले है कि अगर हम ई कोलाई की बात करें,
अभी तक हमने क्या बात करी, सामान्य ट्रांसफॉर्मेशन की, जो ग्रिफिथ ने किया था उसने कोई ज़्यादा केमिकल्स काम में नहीं लिए थे, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु उसने काम में लिया था वह स्वयं कॉम्पिटेंट होता है, तो उसको आवश्यकता नहीं होती किसी केमिकल की। लेकिन अगर हम ई कोलाई की बात कर रहे हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करवाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि हमने डीएनए को काटा, वेक्टर में डाला, वेक्टर को उसमें हमने एक होस्ट में डाला। आप वेक्टर को होस्ट में कैसे ट्रांसफ़र करोगे। जो वेक्टर को हम बोल रहे हैं ना कि हमने वेक्टर बनाया, रिकम्बिनेंट वेक्टर या पुनर्योजित वेक्टर या पुनर्योजित वाहक, उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे बैक्टीरियल कोशिका के अंदर, तो वो हम पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखिए, ये ई कोलाई कोशिकाएं हैं जिसके अंदर हमको हमारे रिकम्बिनेंट वेक्टर को ट्रांसफ़र करना है। यहाँ तक समझ में आया आपका पहला स्टेप है, ये ई कोलाई की कोशिकाएं। ई कोलाई स्वयं कॉम्पिटेंट तो होता नहीं है, तो इसके अंदर हमको इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाना मतलब इसमें छिद्र करना पड़ेगा या इसमें कोई छेद करना पड़ेगा, जिस छेद में से होकर इसकी सेल वॉल में कुछ ऐसा छेद होगा या होल होगा जिसमें से होकर क्या हमारे प्लाज्मिड होंगे वो एंटर हो जाएंगे, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड ई कोलाई सेल्स के अंदर आ जाएंगे। वो होल कैसे बनाते हैं ये देखिए। द अपटेक ऑफ प्लाज्मिड डीएनए बाय ई कोलाई इज कैरिड आउट इन आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड की खासियत यह होती है कि यह इसमें पोरेशन कर देता है। आप देख रहे हैं बहुत सारे इसमें होल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, जिसके द्वारा प्लाज्मिड अंदर एंटर हो जाता है। जब प्लाज्मिड एंटर हो गया उसके बाद में जैसे ही इसको पहले कोल्ड से अचानक से जब इसको हीट शॉक देते हैं तो वापस इसकी सेल वॉल वापस से बन जाती है। आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा बताया हमने। पहले ई कोलाई सेल्स थी, ये स्वयं एक्सेप्ट नहीं कर सकती फॉरेन डीएनए को, तो पहले हमने इसके अंदर होल किए। कैसे किए, कैल्शियम क्लोराइड कोल्ड ट्रीटमेंट दिया साथ में। जैसे ही कुछ टाइम के बाद में हमने वापस इसको हीट शॉक दिया तो जो इसकी सेल वॉल के अंदर पोर हो गए थे वो पोर वापस से जुड़ गए और वापस इंटैक्ट सेल बन गई, और साथ में हमारा जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मा वेक्टर था वो भी अंदर ट्रांसफ़र हो गया। और आगे फिर हम इसकी प्लेटिंग का मतलब आप जानते हैं कि अगर की कल्चर पैटी प्लेट्स के अंदर हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेटिंग। तो ये सिंपल सा एक उदाहरण है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है, कहाँ पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जहाँ पर की कोशिकाएं क्या नहीं होती, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, इनको कॉम्पिटेंट हमारे द्वारा बनाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के मेनली अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दो प्रकार के मेथड या दो प्रकार की टेक्निक्स होती है। पहला होता है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। वेक्टर का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी प्रकार का वाहक हम काम में लेते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। वेक्टर मीडिएटेड में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया होता है जिसमें एक प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन एग्रोबैक्टीरियम के कारण होता है उसे हम कहते हैं वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है, सेकंड जो तरीका है वो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र और वेक्टरलेस ट्रांसफ़र। दूसरे तरीके में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है, इसमें किसी प्रकार के वेक्टर की हमको आवश्यकता नहीं होती। तो इसके भी दो मेथड है, पहला है फिज़िकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड मतलब ऐसा मेथड जिसमें कोई भौतिक प्रक्रिया काम में ली जाती है, और केमिकल मेथड मतलब कुछ रासायनिक प्रक्रिया काम में ली जाती है। इनके हम केवल नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कुछ कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। फिज़िकल मेथड के सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रोपोरेशन, देन है माइक्रो प्रोजेक्टाइल, या से हम कहते हैं पार्टिकल बम्बार्टमेंट, या है माइक्रो इंजेक्शन, या है लिपोसोम फ्यूजन, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स एट्सेट्रा। इसी प्रकार से केमिकल मेथड्स में है पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर DEAE मेथड, जिसे हम बोलते हैं डाई इथाइल अमीनो इथाइल डेक्सट्रॉन मीडिएटेड मेथड। हम क्या करेंगे, हम 4 एग्जाम्पल लेते हैं फिजिकल मेथड के। बहुत सिंपल से हम एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम डायग्राम से समझ लेंगे कि होता क्या है, बेसिकली हम कैसे डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं केमिकल मेथड का। स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था इसमें जो है इलेक्ट्रोपोरेशन फिजिकल मेथड में। अगेन रिपीट करिए, वेक्टर मीडिएटेड जो है हम नेक्स्ट यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम डिटेल में, तो वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन नाम बता रहा है कि यहाँ पे कुछ बिजली का काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब बिजली से, पोरेशन मतलब पोर उत्पन्न करना या उसमें छिद्र उत्पन्न करना। इलेक्ट्रोपोरेशन इज़ अ मेथड
in which an electrical field is applied to cells in order to increase the permeability of the cell membrane, allowing chemicals, drugs और DNA to be introduced into the cell. सिंपल शब्दों में हम कहें तो इलेक्ट्रोपोरेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी कोशिका की जो बोलते हैं परमिएबिलिटी, मतलब उसके अंदर पारगम्यता को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जिसके कारण कई केमिकल्स, ड्रग्स या DNA को सेल के अंदर प्रवेश करवाया जा सकता है। देखिए ये कोशिका बीच में दे रखी है। जब कोशिका को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया या कोई विद्युत क्षेत्र नहीं दिया गया तो कोशिका इंटैक्ट थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया या विद्युत क्षेत्र दिया तो धारा प्रवाह हुई। धारा प्रवाह होने के कारण इसमें बहुत सारे छिद्र बन गए। आप देख रहे हैं बीच में होल्स बने। इन होल्स के थ्रू कुछ भी केमिकल्स या हमको DNA या प्रोटीन जो भी ट्रांसफ़र करवाना है अंदर वो हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया गया वापस क्या होता है, ये जो कोशिका है वो इंटैक्ट हो जाती है। तो सिंपल एक इलेक्ट्रिक शॉक देके किसी भी DNA को अंदर प्रवेश करवाना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोजेक्ट। इसके बहुत सारे नाम हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो आप ध्यान से समझेंगे। माइक्रो प्रोजेक्टाइल, जीन गन, पार्टिकल बम्बार्टमेंट या बायोलिस्टिक मेथड, इसके 4 नाम हैं। इनको चारों में से आपको जो भी होगा सब सेम ही चीज़ होती है। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट आप समझ लीजिए जीन गन। तो इस पर आप समझ सकते हैं कि कोई गन टाइप की चीज़ होती है। गन में आप जानते हैं कि एक हिस्से से कुछ छोड़ा जाता है और वो वही जो गन की जो बुलेट होती है वो कहीं जाके अटैक करती है। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जो जीन गन में या बायोलिस्टिक मेथड है उसमें क्या होता है कि जो एक्सोजीनस जीन है या ट्रांस जीन है जिसको हमको ट्रांसफ़र करवाना है फॉरेन जीन को, उसको हम कोटिंग करते हैं किसी हैवी मेटल के ऊपर। हैवी मेटल कुछ भी हो सकता है, जो हम टंगस्टन काम में ले सकते हैं या कोई भी हैवी मेटल काम में ले सकते हैं, जिसके ऊपर हम उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट की कोटिंग करते हैं। इसके बाद में इसको कुछ माइक्रो प्रोजेक्टाइल के द्वारा इसको कहाँ छोड़ा जाता है, टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर, टारगेट जीन के अंदर। आगे हम इसको समझेंगे डायग्राम के द्वारा। देखिए यहाँ पे जीन गन में आप देख रहे हैं कि जो फॉरेन DNA है उसको गोल्ड पार्टिकल, यहाँ पे हैवी मेटल क्या काम में लिया गया है, गोल्ड। तो गोल्ड से कोट किया गया और फिर बाद में इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया। इसको इसलिए हम इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। मतलब प्रोजेक्ट करना मतलब एक तरीके से उस पर अटैक करना। प्लांट सेल्स है जिसके अंदर हम पहुंचाना चाहते हैं हमारे फॉरेन DNA को। तो यहाँ पे पहले हमने इसको गोल्ड से कोटिंग करी और उसके बाद में इसको यहाँ पे थ्रो किया या प्रोजेक्ट किया और टारगेट जीन में ट्रांसफ़र हो गया। इसको हम कहते हैं जीन गन मेथड। तो आपको ये सिंपल सा डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं कि जीन गन क्या होता है। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन। इसका नाम बता रहा है कि इसमें सिंपल सा क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा DNA को। पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए पहले है आपको एक सेल में यदि DNA को ट्रांसफ़र करना है, सेल के न्यूक्लियस में DNA को ट्रांसफ़र करना है तो पहले उस सेल को आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो एक आपको चाहिए होल्डिंग पिपेट। पिपेट आप जानते हैं केमिस्ट्री में आपने काम में ली होगी, जिसके द्वारा हम जो वैक्यूम क्रिएट करके इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया होल्डिंग पिपेट। इसके बाद में हमने जब सेल को पकड़ लिया है तो माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा एक माइक्रो निडल होती है जिसके द्वारा हम न्यूक्लियस में अपने फॉरेन DNA को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा उदाहरण है किसका, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन इज़ अ डायरेक्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस DNA इनटू आइदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हम किसी में भी डाल सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी डाल सकते हैं, न्यूक्लियस में भी डाल सकते हैं। इट इज़ अ माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्टेड एज ऑन अ सिंगल सेल यूजिंग अ ग्लास नीडल। हमने देखा था कि इसमें हमको एक ग्लास नीडल चाहिए, एक पिपेट चाहिए जो होल्ड करती है और साथ में एक प्रिसिजन पोजिशनिंग डिवाइस जिसको हम कहते हैं माइक्रो मैनिपुलेटर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माइक्रो पिपेट। तो इस प्रकार से हम माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक द्वारा फॉरेन DNA को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की। नेक्स्ट है हम चौथा फिजिकल मेथड पढ़ रहे हैं। देखिए हम बता चुके हैं पहले ही कि फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेथड थे। इलेक्ट्रोपोरेशन हम बता चुके हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल बम्बार्टमेंट या जीन गन या बायोलिस्टिक हम बता चुके हैं और माइक्रो इंजेक्शन हम बता चुके हैं। अब हम लास्ट मेथड एक और पढ़ लेते हैं जो है लिपोसोम फ्यूज़न। लिपोसोम क्या होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए लिपोसोम में
बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर हम कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके बाहर की जो संरचना आपको नज़र आ रही है जहाँ फॉस्फोलिपिड लिखा हुआ है, ये संरचना बिल्कुल एक सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के समान है। आप देखिए, जिसमें भी वही होता है कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रीजन या फिर जो हाइड्रोफिलिक रीजन है, सेम वैसी संरचना है। इसके मध्य में जो भी हमको ट्रांसफ़र करना है, जो डीएनए चाहिए, वो हम इसमें फॉरेन डीएनए को इसमें प्लेस कर सकते हैं और ये लिपोसोम जाके फ्यूज़ होगा किसके साथ में, सेल मेम्ब्रेन के साथ में। देखिए, लिपोसोम जो मेथड है इसे 1965 में बताया गया था। लिपोसोम इज़ अ आर्टिफिशियल फॉस्फोलिपिड वेसिकल। ये एक प्रकार से क्या है, सिंपल से शब्दों में एक कृत्रिम फॉस्फोलिपिड की पुटिका या वेसिकल है। दे कैन बी प्री लोडेड विद डीएनए। इनके अंदर हम डीएनए को लोड कर सकते हैं एंड दिस कॉम्प्लेक्स फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन। जब डीएनए और ये जो लिपोसोम है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है, यह फ्यूज़ हो जाता है किसके साथ में, सेल मेम्ब्रेन के साथ में, और टारगेट जो डीएनए होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, जिसके अंदर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये इस प्रकार का मेथड सभी कोशिकाओं में हम काम में ले सकते हैं जिसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है लिपोसोम में, बीच में ये खाली था। बाद में जब हमको जो जीन ट्रांसफ़र करना है, वो जीन या प्रोटीन हमने इस लिपोसोम के मध्य में ट्रांसफ़र कर दिया। ये लिपोसोम जाके फ्यूज़ हो जाएगा कोशिका झिल्ली, जो कि हमारे होस्ट सेल की है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्यूज़ हो गया और इसके अंदर जो भी मटेरियल था, जो डीएनए या प्रोटीन, वो भी ट्रांसफ़र हो गया होस्ट सेल में। तो ये हो गया लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड। अब हम एक केमिकल मेथड भी पढ़ लेते हैं, जो कि है पीईजी मीडिएटेड मेथड या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मीडिएटेड मेथड। इसमें सिंपल सी चीज़ ये होती है कि इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपको पीईजी के लिए प्रोटोप्लास्ट चाहिएंगे। मतलब आप डायरेक्टली सेल को नहीं काम में ले सकते। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल विदाउट सेल वॉल। आप जानते हैं ये कि सेल से यदि सेल वॉल को, कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। Direct uptake of DNA by protoplast is stimulated by polyethylene glycol, and PEG is the most widely used chemical for this purpose. PEG mediated transformation involves mixing of freshly isolated protoplast with DNA and immediately adding 15 to 20% of PEG. अब देखिए, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है और इसी प्रोटोप्लास्ट के साथ में जिस डीएनए को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह भी ऐड कर दिया जाता है और साथ में 15 से 20% पीईजी का सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद में जो फॉरेन डीएनए होता है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार से हमारा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ हमने जो समझा है वो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं लिया, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको मैंने आपको सरलता से समझा दिया है। धन्यवाद।